जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के YouTube चैनल को। मित्रों, आज हम लोग फिर से भारतीय मूर्तिकला के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न लिए जा रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से। यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से चैप्टर संख्या 24 है। चैप्टर संख्या 24 के काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और आज आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। जब तक पहले प्रश्न की ओर चल रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। अगर पुराने मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी सम्मानित साथियों की सहायता से ही चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो पाएंगे और 1000 सब्सक्राइबर चैनल पे करने में आप सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य प्रदान करिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और कह रहा है कि किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण का निर्माण हुआ। गंगा अवतरण मामल्लपुरम शैली से संबंधित है और ये पल्लव राजवंशों के काल में इसका निर्माण हुआ है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। गंगा अवतरण एक दंतक कथा है जिसमें भागीरथी के द्वारा गंगा को देवलोक से पृथ्वी लोक पर लाने के लिए तप किया जा रहा है, उसी की मूर्ति है। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है इन चारों में से कौन प्लास्टिक मूर्ति कला की सामग्री नहीं है। तो मरकरी प्लास्टिक मूर्ति कला की सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। भारतीय पारंपरिक मूर्ति कला को एक अर्थशिल्पी विशेषता बताइए। भारतीय पारंपरिक मूर्ति कला की एक अर्थशिल्पी विशेषता है कि ये आदर्शपूर्ण रही है। अन्य जगहों की मूर्तियां जैसे कि यूनानी हो गई या रोम की हो गई, तो उधर की जो मूर्तियां थी उसमें यथार्थता थी, जबकि भारत में आदर्शवादिता थी। 101 नंबर प्रश्न भारतीय मूर्ति कला में संरक्षक आकृतियों के रूप में क्या जानी जाती है। द्वारपाल मतलब दिक्पाल। हर मंदिरों में आप देखते होंगे दिक्पाल या द्वारपाल जरूर दिखाई देते हैं और शिव मंदिरों में नंदी आपको इसके जगह पे दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न भारतीय मूर्ति कला में कौन से देश की कला का सम्मिश्रण से गांधार शैली का उदय हुआ। यूनान के सम्मिश्रण से गांधार शैली का उदय हुआ। एक गांधार शैली है, दूसरा आपका मथुरा शैली। तो ये दोनों शैलियां जो है कुषाण काल में भारत में खूब प्रचलित थी। 103 नंबर का प्रश्न मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है, स्थापत्य कला है या संस्थापक कला इसे कहते हैं। स्थापत्य कला, वास्तुकला, सारी चीजें एक ही हैं। तो मूर्ति कला से उत्पन्न एक संस्थापन कला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न चोल काल निर्मित नटराज मूर्ति का माध्यम है, मतलब इसका रॉ मटेरियल क्या है। कांस्य से निर्मित है नटराज की मूर्ति। नटराज शिव का तांडव रूप है और इसमें एक बौने के ऊपर दाएं पैर पे नृत्य करते हुए भगवान शिव को दिखाया गया है। 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बृहताकार स्मारकी मूर्ति के मापन के उद्देश्य से मैकेट आवश्यक है। कथन सही कह रहा है। तर्क कह रहा है कि लाइफ साइज स्टडी के उद्देश्य से भी मैकेट की आवश्यकता होती है। तर्क गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब दिया गया है। 106 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। कह रहा है कि 106 नंबर प्रश्न अभिकथन कह रहा है ब्रॉन्ज मूर्ति पर पतीना आवश्यक है क्योंकि कालांतर में सतह का रंग बदल जाता है। कथन एकदम सही कह रहा है। पतीना ब्रॉन्ज मूर्तियों पे आवश्यक होता है। तर्क कह रहा है कि सतह पर विशेष रसायन की प्रतिक्रिया ब्रोंज की संरचना पर निर्भर करती है। तर्क भी सही कह रहा है। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है। मूर्तिकार के द्वारा उत्कीर्ण कार्य संपादित होता है, जिसे रिलीफ कहते हैं। उत्कीर्ण कार्य को अंग्रेजी में रिलीफ कहते हैं। 708 नंबर प्रश्न सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति हाल में ध्वस्त की गई, वो अफगानिस्तान के बामियान में थी, उसे तालिबानों ने ध्वस्त कर दिया।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न, रिप्लिका का अर्थ क्या होता है? मूर्ति की प्रतिकृति तैयार करना रिप्लिका कहलाती है। 110 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से त्रिआयामी कला कौन सी है? तो मूर्ति कला और स्थापत्य कला त्रिआयामी कला होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं 9, 10, 11 3 बार पूछा गया था, 3 साल लगातार। 111 नंबर का प्रश्न, किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति गंगा अवतरण? ये बार बार प्रश्न आ रहा है, पल्लव काल में है। 112 नंबर प्रश्न कह रहा है स्थापत्य कला जिसमें आकृति सपाट धरातल से उभार कर त्रिआयामी रूप धारण करती है तो उसे हाई रिलीफ कहते हैं। एक लो रिलीफ होती है, एक हाई रिलीफ। लो रिलीफ में कम खुदरा होता है, हाई रिलीफ में गड्ढे अपेक्षाकृत अधिक बनाए जाते हैं, गहराई से बनाए जाते हैं। 113 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भाग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला है? फिर से वही प्रश्न, मूर्ति कला त्रिआयामी कला है। 114 नंबर प्रश्न, मूर्तिकार अक्सर पिघले हुए कांसे में थोड़ी मात्रा में जस्ता मिलाते हैं। जस्ता, कांसे में जस्ता नहीं मिलाते हैं, तांबा का मिश्र धातु है ये, तो ये गलत है क्योंकि यह परिणामी कांसे के पिघलने के बिंदु को कम कर देता है तथा उसे वास्तविक दृष्टि से नरम भी बनाता है, तो गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि गंगा अवतरण नामक उभार शिल्प कहाँ पे स्थित है? तो ये तो बार बार आ रहा है, महाबलीपुरम। 116 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है, कह रहा है त्रिपुरांत मूर्ति कहाँ पे स्थित है? त्रिपुरांत मूर्ति कैलाशनाथ मंदिर एरोरा में स्थित है, महाराष्ट्र में। कल्याण सुंदर मूर्ति, ये एलिफेंटा की गुफा, ये भी मुंबई के नजदीक है। और दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, ये मयूरभंज में है, खिचिंग मयूरभंज। और सालभंज का ग्यासपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। टेराकोटा मूर्ति मिट्टी से बनाई जाती है। आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में मृण मूर्तियां बनती थी, तो वो मृण मूर्तियां ही टेराकोटा मूर्तियां मिट्टी से बना करके उसको पका दिया जाता। सुमेलित करना है और सुमेलित करने के लिए बलुआ पत्थर सारनाथ का सिंह स्तंभ है और ग्रेनाइट पत्थर, ये गंगा अवतरण वो महाबलीपुरम वाला है और संगमरमर पत्थर से बनाया गया है आपका अपोलो एंड डिफेंट, और कांसा से बनाया गया है द थिंकर नामक मूर्ति को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 119 नंबर प्रश्न, स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्ति कला तत्व को इनमें से किस राजा के समय में देखा जा सकता है? विजयनगर, जो कि कर्नाटक के क्षेत्र में था, 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में घोड़ों की मूर्ति कला दिखाई देती है स्तंभों के ऊपर। हम्पी में खूब दिखाई देती है ये सब चीजें। हम्पी हो गया, विट्ठल हो गया, हजार राम मंदिर, ये जगहों पे खूब दिखाई देती है। तो 120 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से चोलकालीन कांस्य मूर्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है कि वे आदमकद आकार की बनती थी। आदमकद आकार की नहीं बनती थी, छोटी छोटी बनती थी। जैसे हो गया आपका ये मान लीजिए कांसा की नर्तकी, ये इसकी तो 10 सेंटीमीटर है लगभग, और ये तो कांसे की बनी हुई थी। और कांसे की एक नर्तक भी मिला है, वो भी लगभग 10 सेंटीमीटर का, 10.5 सेंटीमीटर के आसपास का है, छोटी छोटी बनती थी। आज ये कहाँ पे है? वो नर्तकी की जो मूर्ति है वो आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है वो वर्तमान में। दुर्गा मंदिर एहोल वाले की बात कर रहा है, में स्थित प्रसिद्ध मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पे है? तो एहोल में, यहीं पे है दुर्गा मंदिर, लालखान मंदिर यहीं पे है कई तो।
122 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ मूर्ति शिल्प में की मूर्तियों में किया गया? ध्यान रखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है। ये लकड़ी से बनाई गई हैं जगन्नाथ की मूर्तियाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। 123 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ये नटराज के बाएं हाथ में भुजंग भुजंग नसिता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब सीधा है कि माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न, पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में कितनी विधियों का अभ्यास किया गया है? तो पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में 2 विधियों का अभ्यास किया गया है। एक तो ये होता था कि मोम के द्वारा बनाया जाता था, मतलब कि मोम वैक्स तैयार करके किसी मूर्ति के आकार में डाल करके फिर इस तरीके से उसको तैयार किया जाता था। 125 नंबर प्रश्न, किस ब्रांज मूर्ति से मूर्तिकार रौंदा प्रभावित हुए थे? ये नटराज की मूर्ति से, चोलकालीन है, कांसा की बनी हुई मूर्ति है, चोलकालीन है, इसी से प्रभावित हुए थे। यूरोपीय मूर्तिकार है रौंदा। 126 नंबर प्रश्न, चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग की जाती थी? मोम निकालने की विधि, मोम वैक्स तकनीक। ये पहले भी मोहनजोदड़ो मतलब हड़प्पा काल में भी इसका उपयोग किया जाता था और इसी तकनीक के माध्यम से वो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है 10 सेंटीमीटर और नर्तकी जो है। 127 सेंटीमीटर चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस समयावधि से संबंधित है? तो देवी उमा, इनका काल है 12वीं शताब्दी। चोल काल की है तो समझ लीजिए 12वीं शताब्दी तो होगा ही। चोल का तो शासन काल 10वीं से 12वीं शताब्दी तक तो था ही, जब उधर उनका था चंदेलों का था। चंदेल के समकालीन थे चोल। चंदेल उत्तर भारत में थे और ये दक्षिण भारत में थे, दोनों समकालीन थे। 128 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? तो शिव वामन मूर्ति है इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, इसी में है नर्तकी की मूर्ति भी, ये देखिए लिखा हुआ। 129 नंबर प्रश्न, चट्टान से अखंड मूर्ति कला की शानदार उदाहरण पंचरथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? पंचरथ स्मारक या रथ मंदिर ये सभी है वहीं पे महाबलीपुरम तमिलनाडु में। 130 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा प्रतिमा में शिव की मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसमें कहलाती अतिभंग मुद्रा, अरे वो नटराज वाले में। 131 नंबर प्रश्न कह रहा है नटराज की प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो एक कांसे से बनी हुई है नटराज की प्रतिमा। 132 नंबर प्रश्न, नटराज की प्रतिमा किस शैली से संबंधित है? ये चोल काल में बनी हुई है 10वीं से 12वीं शताब्दी की मूर्ति। ये नटराज की मूर्ति है, कांसे से निर्मित है। यहाँ पे देखिए एक बौने को पैर से दबाए हुए हैं, ये अंधकार रूपी बौना है। दायां पैर ये है, बायां पैर ये है और दाएं पैर मतलब बाएं हाथ में ज्वाला है, एक हाथ में डमरू है और नृत्य की मुद्रा में है। एक नीचे तरफ दिखा रहे हैं हाथ, एक अभय की मुद्रा में है। इस तरीके से कह रहा है कि 133 नंबर प्रश्न, इस मूर्ति में पैरों के तले किसे कुचला गया है? तो ये जिसे कुचला गया है आप ये है अपस्मार पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है 134 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि शिव की वाम अग्रहस्त मुद्रा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गजहस्त मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है विष्णु प्रतिमा विज्ञान में गदा का निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णन किया गया? ये संगिनी के रूप में वर्णन किया गया।
किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मूर्तियों के नाम है। अच्छा, मूर्तियों के नाम दिए गए इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें डांसिंग गर्ल को अरेंज कर दीजिए, उसके बाद फिर सारनाथ के बुद्ध को, डांसिंग गर्ल फिर यक्ष को, ये मौर्य काल में है, फिर सारनाथ के बुद्ध को, फिर शिव नटराज, तो ये तो मतलब 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के हैं। तो यही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और आगे अगला चैप्टर संख्या 25 है, भारतीय लोक कला। भारतीय लोक कला नामक चैप्टर है और उसी संबंधित प्रश्न आएंगे और चैप्टर संख्या 25 है। आप देख रहे हैं 944 में से 637 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब 300 पेज और बचे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट जरूर करिए, आप लोग जरूर सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।